टॉपिक है वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, जो इस फोर्थ चैप्टर का सेकंड पार्ट है। पहले सेशन में हम लोगों ने देख लिया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो यह है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि प्रिज्म क्या है, राइट? तो प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय 5 प्लेन सर्फेसेस विद अ ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन। क्लियर? तो मतलब इस तरह से कुछ डायग्राम होगा। तो ये था डायग्राम ऑफ अ प्रिज्म। ओके, तो ये था डायग्राम ऑफ अ प्रिज्म, राइट? ये दो सरफेस जो है लाइक तो ये था ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ अ प्रिज्म, राइट? तो ये दो जो सरफेस है ए बी एफ ई एंड ए ई डी सी, ये दो सरफेस है, इसे हम रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ अ प्रिज्म कहते हैं, राइट? और ये है आपका एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म, द एंगल बी ए सी इज नोन एज एंगल ऑफ प्रिज्म। ओके, एक्चुअली ये 3 डायग्राम है। तो 2D में हम ऐसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? ये है 2D डायग्राम इसका। क्लियर? तो इसका हम नाम दे देते हैं, इसको A, इसका B और इसका C। ये होगा आपका एंगल ऑफ प्रिज्म। ओके, क्लियर? ये 3D डायग्राम है, ये है 2D डायग्राम। ये जो ए बी एंड ए सी सरफेस है इसे कहते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ अ प्रिज्म। क्लियर हो गया आपका? तो प्रिज्म किसे कहते हैं? प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय 5 प्लेन सर्फेसेस विद अ ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन एरिया। ओके, तो 5 प्लेन सर्फेस है इसमें। देखिए, जो सामने वाला सरफेस है ये एक सरफेस, पीछे वाला जो सरफेस है ये 2, बेस में जो है 3 और साइड में जो है जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है 3, 4 एंड 5, टोटल 5 सरफेसेस हो गया आपका। एंड ये ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन है एंड दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड अ प्रिज्म। तो रे डायग्राम देख के समझ लेते हैं प्रिज्म में कैसे लाइट रेट पास करती है। ओके, तो ये था आपका प्रिज्म, ये है आपका एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या है ये? एंगल ऑफ प्रिज्म व्हिच इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ए, राइट? एंगल ऑफ प्रिज्म को हम कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल लेटर ए। तो यह है रे डायग्राम, जनरली टिल्टेड होता है। नॉर्मली होगा तो कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा कंपेयरिंग टू द सरफेस। अकॉर्डिंग टू द सरफेस लाइट रे अगर नॉर्मली ट्रेवल करेगा तो कोई डेविएशन उसमें नहीं आएगा, तो इसलिए टिल्टेड लाइट वे में हम लोग रिफ्रैक्शन कर रहे हैं। तो ये है आपका नॉर्मल। देखिए, ये है सरफेस, रिफ्रैक्टिंग सरफेस, और ये हो गया आपका नॉर्मल। तो दैट मीन्स दिस एंगल इज 90 डिग्री, राइट? लाइक दिस। ये होगा आपका नॉर्मल, ये होगा आपका नॉर्मल। तो रिफ्रैक्शन जब ये है एयर मीडियम, ये है ग्लास मीडियम, राइट? ये ग्लास मीडियम है, प्रिज्म मेड अप विद ग्लास। देयरफॉर लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। तो क्या होगा? रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम जा रहा है, तो व्हेन लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, क्या होता है? ये रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम लाइट रे अगर ट्रेवल करेगा तो क्या होगा? इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये होगा आपका नॉर्मल। एक्चुअली ट्रैजेक्टरी ये था, ओरिजिनल पाथ ये था, तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया। क्लियर? जनरली ये बेस लाइन से पैरेलल होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्या होता है? ये है आपका ग्लास मीडियम, आउटसाइड में क्या है? एयर। तो ग्लास इज डेंसर देन एयर, तो लाइट रे इस वजह से जब ये AC सरफेस में एंटर कर रहा है, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, दूसरा रिफ्रैक्टिंग सरफेस, तब लाइट क्या कर रहा है? फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम जा रहा है।
तो क्या होगा, अगर लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, तब वो केस में क्या होता है, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, राइट। तो ये है, इस केस में ये है नॉर्मल आपका 90 डिग्री है, इस केस में भी टोटल एंगल इज 90 डिग्री, तो ये बेंड अवे हो रहा है। एक्चुअली पाथ ये था इसका, ये होना चाहिए था ओरिजिनल पाथ, बट ये नहीं हो रहा है, ये बेंड हो रहा है फ्रॉम द नॉर्मल, इट्स बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्लियर। तो डायग्राम आपको समझ में आ गया। एक्चुअली ये था मेन डायग्राम। अब मैंने क्या इसको, ये जो नॉर्मल है इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, ये भी नॉर्मल है, ये भी एक्सटेंड कर दिया, एक्चुअल पाथ रे को मैंने एक्सटेंड कर दिया, और जो इमर्जेंट रे है इसे हम इमर्जेंट रे कहते हैं, इसे हम इंसिडेंट रे कहते हैं, इसे हम इमर्जेंट रे कहते हैं, राइट। और ये है आपका रिफ्रैक्टेड रे, दोनों, ये इस पोर्शन में ये रिफ्रैक्टेड रे है, इस पोर्शन में भी ये रिफ्रैक्टेड रे है। क्लियर। और इसको बैक में, इमर्जेंट रे को बैक में प्रोड्यूस किया, नॉट एक्सटेंड किया, इसमें बैक में प्रोड्यूस किया, तो क्या होगा आपका, देखिए ये है I1 और ये है R1, क्योंकि द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रे इज नोन एज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंड इन केस ऑफ ऑल्सो द एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल इज ऑल्सो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो हियर R1 and R2, clear, and I2 is the angle between normal and emergent ray, तो ये होगा आपका I2, ये होगा आपका I2, right। The normal and the emergent ray will be the angle of emergence here। एक्चुअली जब इसे बैक में प्रोड्यूस करते हैं तो द एंगल बिटवीन द ओरिजिनल इंसिडेंट रे विच इज एक्सटेंडेड एंड द रिफ्रैक्टेड रे इज Δ1, एंड इन केस ऑफ व्हेन यू प्रोड्यूस बैक प्रोड्यूस इमर्जेंट रे एंड द एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड रे इज Δ2 एंड टोटल एंगल इज डेल्टा। हियर द एंगल इज डेल्टा इन केस ऑफ, अगर मैं इसको पॉइंट आउट कर दूं तो ये होगा आपका P Q and R, the angle RPQ will be known as delta, total deviation of the prism। लाइट रे कितना डेविएशन हो रहा है इसे हम कहते हैं डेल्टा। तो डेल्टा को कैसे मेजर करते हैं, डेल्टा इक्वल्स टू Δ1 प्लस Δ2, राइट। टोटल डेविएशन ये है Δ1, ये है Δ2, मैथ में सीख लेना, ये फॉर्मूला है, डेल्टा इक्वल्स टू Δ1 प्लस Δ2। ओके। अब Δ1 को कैसे मेज़र करते हैं, मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था। एक्चुअली Δ1 इक्वल्स टू I1 माइनस R1, ओके। तो Δ1 इक्वल्स टू I1 माइनस R1, राइट। एंड Δ2 इक्वल्स टू I2 माइनस R2, देख लीजिए आप, Δ2 इक्वल्स टू I2 माइनस R2, ये है आपका टोटल एंगल I2, और दोनों को मिला के आता है I2 प्लस Δ2 इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू Δ2 प्लस R2, ये I2 है आपका, तो ये है आपका Δ2 और ये है आपका R2, दोनों को मिला के I2 आता है। देयरफॉर Δ2 इक्वल्स टू I2 माइनस R2, राइट। अब इसको रिप्लेस कर देते हैं, इक्वल्स टू I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2, तो एक्चुअली ये आएगा I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2, एंड R1 प्लस R2 इज नोन एज एंगल ऑफ प्रिज्म विच इज नोन एज A। मैंने पहले ही बता दिया एंगल ऑफ प्रिज्म को कैसे डिनोट करते हैं, A से। तो R1 प्लस R2 इक्वल्स टू A, देयरफॉर डेल्टा इक्वल्स टू I1 प्लस I2 माइनस A, ये आपका होल फार्मूला। क्लियर। एक्चुअली ये सिलेबस में नहीं है, आपके स्टैंडर्ड में ये सिलेबस में नहीं है, टोटल डेविएशन और दिस एंड दैट। सिर्फ रे डायग्राम आपको याद रखना है और कुछ याद नहीं रखना है, और ये इक्वेशन सिर्फ आप याद रख सकते हो, बाकी डेरिवेशन कुछ भी आपके सिलेबस में नहीं है, आपके स्टैंडर्ड में नहीं है। अगर आप हायर स्टैंडर्ड में जाओगे तो डेल्टा इक्वल्स टू I1 प्लस I2 माइनस A, ये आपको प्रूव करना पड़ता है। क्लियर। आपके सिलेबस में तो है क्या,
फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंगल ऑफ डेविएशन, कौन कौन से फैक्टर के ऊपर एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड करती है। क्लियर? तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द डेविएशन मतलब एंगल ऑफ डेविएशन, राइट। तो कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है एंगल ऑफ डेविएशन? 4 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। नंबर 1, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, which is I, right? That means both I1 and I2. Number 2, the material of the prism, number 3, the angle of prism, and number 4, the final one, the wavelength of the light. क्लियर? तो ये 4 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। तो पहला वाला क्या है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस विच इज डिनोटेड बाय आई, दैट मीन्स बोथ I1 एंड I2। नेक्स्ट है द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म, क्लियर। उसके बाद है द एंगल ऑफ प्रिज्म एंड द फाइनल वन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो फर्स्ट पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे द एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट। तो फॉर्मूला क्या था? डेल्टा इक्वल्स टू I1 प्लस I2 माइनस A और R1 प्लस R2। ओके, तो एक्चुअली ये एक ग्राफ के थ्रू हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये है डेल्टा, ये है आपका I, क्लियर। मतलब y एक्सिस में हम लोग को डेल्टा को प्लॉट किया है और x एक्सिस में हम लोग I लोगों को प्लॉट किया है। ये 0 0 है, मतलब दोनों ही वैल्यू यहाँ पे बोथ I एंड डेल्टा दोनों का ही वैल्यू 0 है। यहाँ से ऊपर तक जा रही है, मतलब इंक्रीज हो रहा है। और अगर लेफ्ट टू राइट जाओगे x एक्सिस में और I को, तो ये इंक्रीज होगा। तो पहले क्या आता है? पहले जब स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा तो डेल्टा हाई होगा। उसके बाद अगर आप इंक्रीज करोगे एंगल ऑफ इंसिडेंस को, तो इट विल रीचेस एट अ मिनिमम पॉइंट विच इज दिस, एंड दिस पॉइंट विल बी डेल्टा मिनिमम। ओके, इसे क्या बोलेंगे हम लोग? डेल्टा मिनिमम। ओके, एंड in condition for delta minimum will be delta minimum equals to I1 equals to I2, I1 must be equals to I2, therefore the formula will changes to, say वो दोनों को ही हम लोग I पकड़ लेते हैं equals to I, क्योंकि I1 and I2 इक्वल है तो उसे हम I बोल लेते हैं। ओके, तो it will be changes into 2I, right? I1 and I2 changes into 2I, clear? So 2I minus A. This is very important for delta minimum deviation of delta. The formula will changes into 2I minus A, clear? And this is the minimum deviation. The point will be this. Okay, from 0 to you can calculate the minimum deviation. Okay, after increasing the angle of incidence, it will also increases and reaches to the maximum. ओके, तो हम लोग क्या कहेंगे? विद द इंक्रीजिंग ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एक्चुअली द एंगल ऑफ डेविएशन इंक्रीजेस। फर्स्ट इट विल रीचेस इट टू अ मिनिमम पॉइंट, एंड देन विथ फर्दर इंक्रीजिंग ऑन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इट विल रीचेस टू द मैक्सिमम। ओके, क्लियर? श्योर? ये आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ आप लोग स्टेटमेंट याद रखना। एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर एंगल ऑफ डेविएशन कैसे डिपेंड करती है। तो फर्स्ट इंक्रीज करती है विद द इंक्रीजिंग ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, देन रीचेस टू द मिनिमम पॉइंट, सॉरी फर्स्ट डिक्रीज करती है विद इंक्रीजिंग ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रीचेस टू द मिनिमम डेविएशन, एंड आफ्टर इंक्रीजिंग द एंगल ऑफ इंसिडेंस इट विल रीचेस टू द मैक्सिमम। ओके, नाउ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म।
मटेरियल ऑफ द प्रिज्म आप तो याद नहीं कर सकते, क्योंकि एक्चुअली मटेरियल ऑफ द प्रिज्म मीन्स द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म, क्योंकि अगर मटेरियल डिफरेंट होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होगा। तो जिस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हायर होगा उसका डेफिएशन भी हायर होगा। ओके, सपोज एक प्रिज्म फ्लिंट ग्लास से बना हुआ है और एक क्राउन ग्लास से बना हुआ है, तो फ्लिंट ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है which is higher than the crown glass, that's why the prism which is made with flint glass shows higher deviation compared to the prism made with crown glass. ओके, क्वेश्चन आता है क्यों सर? आपने तो स्टेटमेंट पूरा बता दिया, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हायर होगा उसका डेविएशन भी हायर होगा, लेकिन क्वेश्चन है वाई इट इज हायर? बिकॉज मैंने पिछले वीडियो में क्या कहा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द मेजरमेंट ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ अ मीडियम। तो अगर ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होगा, ऑप्टिकल डेंसिटी मीन्स लाइट जिस मीडियम में ट्रैवल करेगा उसका डेंसिटी, तो डेंसिटी अगर ज़्यादा होगा तो उस केस में वेलोसिटी कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगा तो डेविएशन भी बढ़ जाएगा। क्लियर? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म इन दिस चैप्टर, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा प्रिज्म का, उसमें डेविएशन ज़्यादा होगा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द मेजरमेंट ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी, and with higher value of refractive index it will shows greater deviation due to the decrease in velocity of light in that medium. Okay, now तो दूसरा पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया, आई होप सो। द एंगल ऑफ प्रिज्म किसे कहते हैं? इसे कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। राइट, तो इसे कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। अब कैसे डिपेंड करता है एंगल ऑफ प्रिज्म में? मोर द एंगल ऑफ प्रिज्म मोर विल बी द डेविएशन, दैट मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ प्रिज्म। क्वेश्चन ये भी है क्यों है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का यही क्वेश्चन है। कोई भी वीडियो में, कोई भी बुक में आप लिख के ले लो, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ है। एंगल ऑफ प्रिज्म में प्रिज्म के ऊपर क्यों डिपेंड करती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब अगर एंगल ऑफ प्रिज्म बढ़ जाएगा तो क्यों डेविएशन बढ़ जाएगा, यह है क्वेश्चन। एक्चुअली एंगल ऑफ प्रिज्म जब बढ़ जाएगा तो इसका बेस लाइन भी वाइडन हो जाएगा, मतलब ट्रायंगल थोड़ा वाइड हो जाएगा, तो मतलब लाइट रे को ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है। अगर ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा तो डेविएशन भी ज़्यादा होगा, क्योंकि वेलोसिटी का चेंजेस हो रहा है यहाँ पे लाइट का। When light ray enters from rarer medium to the denser medium, and when it travel from a long path to the rarer denser medium, it will shows a greater deviation, right? तो 3 नंबर पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है द वेवलेंथ ऑफ लाइट। ये तो बहुत ईजी है आप लोगों के लिए। वेवलेंथ का ऑर्डर क्या है? विबज्यो, राइट? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो वायलेट का वेवलेंथ सबसे छोटा होता है और रेड का वेवलेंथ सबसे बड़ा होता है। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है। तो रेड का वेवलेंथ सबसे बड़ा होगा, उसका डेविएशन भी कम होगा। दैट्स वाई रेड लाइट इज यूज्ड इन डेंजर सिग्नल। तो इसका रेड लाइट का वेवलेंथ सबसे छोटा होगा, बड़ा होगा, उसका डेविएशन भी कम होगा। अगर आप एक मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज़ करोगे प्रिज्म के थ्रू, आप रेड लाइट यूज़ कर रहे हो तो उसका डेविएशन थोड़ा कम होगा। अगर आप वायलेट लाइट यूज़ कर रहे हो तो उसमें डेविएशन थोड़ा ज़्यादा होगा। क्लियर? अगर आप पॉलीक्रोमेटिक लाइट यूज़ करोगे तो उसका डेविएशन डिफरेंट मोड में होगा, मतलब वायलेट बहुत ज़्यादा डेविएट करेगा, रेड थोड़ा कम करेगा, उसी ऑर्डर में आएगा। उसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। अगले चैप्टर में हम लोग देख लेंगे कैसे होता है ये। क्लियर? पॉलीक्रोमेटिक लाइट मीन्स क्या है? पॉलीक्रोमेटिक लाइट मीन्स अ मिक्स ऑफ वेरियस वेवलेंथ्स ऑफ लाइट। ओके, एंड मोनोक्रोमेटिक लाइट का मीन्स क्या है? ओनली देयर इज ओनली वन टाइप ऑफ लाइट, दैट मीन्स ओनली वन टाइप ऑफ वेवलेंथ इज देयर। ओके, यह सिंपल एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पिछले सेशन में था। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, यह है सिंपल एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट।
प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, हम लोग देखेंगे, जिसमें है रियल एंड एपरेंट डेप्थ। तो क्या है, when an object placed in a denser medium viewed from rarer medium, it is appeared to be a depth lesser than its actual depth। तो मतलब क्या है, अगर this is due to the refraction of light, तो मतलब क्या है इसका, तो मतलब है किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप डेंसर मीडियम में रखोगे एंड यू व्यूड फ्रॉम रेयरर मीडियम, उसको आप देखोगे रेयरर मीडियम से, तो क्या होगा, इट विल appears a depth lesser than its actual depth। मतलब उसका जो रियल डेप्थ होगा उससे थोड़ा वो ऊपर आ जाएगा, आप देखोगे उसको, इसे कहते हैं रियल एंड एपरेंट डेप्थ। द ओरिजिनल डेप्थ इज नोन एज रियल डेप्थ एंड द जो वो उठ के आ रहा है उसे हम बोलेंगे एपरेंट डेप्थ। एक डायग्राम के साथ हम लोग समझ लेते हैं, तो अब आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, तो ये था इसका डायग्राम। ओके, ये है आपका रेयरर मीडियम कंसीडर्ड टू बी एयर, ये आपका सपोज एयर है और ये वाटर है, आप ग्लास भी ले सकते हैं। ओके, मैंने यहाँ पे वाटर लिया। तो वाटर के नीचे में एक ऑब्जेक्ट है विच इज़ डिनोटेड बाई P, और आप यहाँ से व्यू कर रहे हो, ये आपका आई है। ओके, आप यहाँ से देख रहे हो इसको। नॉर्मली देखोगे तो कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, कोई डेविएशन नहीं होगा, जो इसका रियल डेप्थ होगा वही होगा। ओके, अब क्वेश्चन है रे डायग्राम उल्टा क्यों है, हम एक ऑब्जेक्ट को कैसे देखते हैं। अगर ऑब्जेक्ट से लाइट आता है तभी उसको हम देख पाते हैं, हम आँखों से रोशनी नहीं निकाल सकते, रे निकाल नहीं सकते। ऑब्जेक्ट से अगर लाइट रिफ्रैक्ट होकर आँखों में आएगा तभी उसे हम विज़न कहते हैं, तभी उसको हम देख पाएंगे। तो लाइट रे ऑब्जेक्ट से आना पड़ेगा। पहले बात ये, डायग्राम में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर में डायग्राम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। और डायग्राम में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है, द डायरेक्शन ऑफ द रे। अगर रे का डायरेक्शन आप लोगों का गलत हो गया तो पूरा सब कुछ ख़त्म, टाटा बाय बाय। ओके, तो आप यहाँ से देख रहे हो, व्यूड फ्रॉम रेयरर मीडियम, ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम पे है, ये वाटर है, ये एयर है। तो किसी ऑब्जेक्ट को अगर इमेज फॉर्म करना है तो मिनिमम 2 रे का रिक्वायरमेंट्स होता है। तो पहले वाला रे ये है, दूसरा वाला रे ये है। ओके, एक नॉर्मली मैंने लिया है और एक टिल्टेड वे में मैंने लिया है। ओके, तो नॉर्मली जो है वो सीधा जा रहा है, कोई उसका रिफ्रैक्शन नहीं होगा। दूसरा जो रे है वो डेंसर टू रेयरर जा रहा है, ये आपका नॉर्मल है, राइट। ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो है इस केस में यहाँ पे नॉर्मल है। तो क्या होगा, अगर लाइट रे फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम जा रहा है तो क्या होगा, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, राइट। तो ये आपका इंसिडेंट रे, ये आपका रिफ्रैक्टेड रे। तो इसको मैंने बैक में प्रोड्यूस किया। तो एक्चुअली ये दो इंसिडेंट रे, जब ये पहले वाला जो इंसिडेंट रे और जो रिफ्रैक्टेड रे जिसमें ये मीट करेगा, उसी पॉइंट में इमेज फॉर्म होगा जो आप सीधा देखोगे, क्योंकि लाइट रे तो ट्रैजेक्टरी नहीं फॉलो कर सकता ना, बेंड लाइट को नहीं फॉलो कर सकता आपका आँख, तो एक्चुअली वो सीधा फॉलो करेगा और ऑब्जेक्ट को देखेगा एक्चुअली यहाँ पे। तो दिस इज कॉल्ड रियल एंड एपरेंट डेप्थ। तो इसमें रियल डेप्थ कौन सा है, OP इज द रियल डेप्थ। हियर इन दिस केस OP is the real depth, right? And OP prime is the apparent depth. Clear? OP prime is the apparent depth and OP is the real depth. क्लियर हो गया। एक्चुअली ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पे देखोगे। इसका एक प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन भी है, वो बाद में दिखाता हूँ आपको एक कॉइन के थ्रू।
तो क्लियर हो गया आपका। अब क्वेश्चन आता है इसका इक्वेशन क्या होगा। शिफ्ट, शिफ्ट हम किसे कहते हैं, जो उठ के आया ऑब्जेक्ट। ओपी प्राइम इज द शिफ्ट। ओके, तो शिफ्ट को कैसे निकालेंगे, ओपी माइनस पीपी प्राइम, हियर पीपी प्राइम इज द शिफ्ट। तो शिफ्ट को हम कैसे निकालेंगे, ओपी माइनस ओपी प्राइम, राइट। तो शिफ्ट ऐसे, सो शिफ्ट का कुछ मेजरमेंट है, तो शिफ्ट इक्वल्स टू रियल डेप्थ इंटू 1 माइनस 1 बाई ए म्यू एम। अब ए म्यू एम का मतलब क्या है, तो रियल डेप्थ को आपको पता चलेगा, ओपी इज द रियल डेप्थ, 1 माइनस 1 बाई ए म्यू एम। अब ए म्यू एम क्या है, राइट, दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम कंपेयर टू द एयर। मतलब यहाँ पे ए म्यू डब्ल्यू होगा, मैंने वाटर लिया है, तो मीडियम मीन्स जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज नोन एज एमयूएम। मतलब जिस मीडियम पे ऑब्जेक्ट है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज नोन एज एमयूएम। क्लियर, श्योर। तो शिफ्ट इक्वल्स टू रियल डेप्थ इंटू 1 माइनस 1 बाई एमयूएम। शिफ्ट को हम ऐसे निकालते हैं। ये आपका प्रूफ तो नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला आपका है, क्योंकि इसी से न्यूमेरिकल आते हैं। और कुछ कुछ बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है, शिफ्ट को हम कैसे निकालते हैं, राइट डाउन द फॉर्मूला। ओके, अब एमयूएम को कैसे निकालते हैं, रियल डेप्थ बाय अपरेंट डेप्थ। राइट, तो एमयूएम को हम कैसे निकालेंगे, रियल डेप्थ बाय अपरेंट डेप्थ, और अपरेंट डेप्थ इक्वल्स टू रियल डेप्थ बाय एमयूएम। ओके, श्योर। हम और की बोल चलिए। तो शिफ्ट इक्वल्स टू क्या है, रियल डेप्थ इंटू 1 माइनस 1 बाई एमयूएम, एंड एमयूएम को हम कैसे निकालते हैं, रियल डेप्थ बाय अपरेंट डेप्थ। तो शिफ्ट कैसे है, शिफ्ट इज द दिस पार्ट पीपी प्राइम। तो शिफ्ट कैसे है, देखिए आंखों से ही निकल जाता है, ओपी दैट इज द रियल डेप्थ माइनस अपरेंट डेप्थ। ओके, तो शिफ्ट एक्चुअली फॉर्मूला है शिफ्ट का, रियल डेप्थ माइनस अपरेंट डेप्थ, राइट। ये 3 फॉर्मूला आप याद रखिए, सब कुछ हो जाएगा। यहाँ पे एमयूएम थोड़ा गड़बड़ है, देखिए न्यूमेरिकल में क्या होगा, आपको तो सिलेबस में न्यूमेरिकल इससे नहीं आता, सिर्फ रे डायग्राम और फॉर्मूला ही आता है।